केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अमित शाह आज शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे। वो शाम को गुर्जरों, बकरवालों और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान अमित शाह रियासी जिले के माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शाह कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करने वाले हैं। वो राजौरी, श्रीनगर और बारामुल्ला भी जाएंगे, जहां पर तैयारियां जारी हैं। जम्मू दौरे को लेकर भी तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं मुकम्मल करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तकरीबन ये बताया जा रहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंच जाएंगे। और वो जब जम्मू पहुंचेंगे तो उसके बाद आज शाम को ही गुर्जरों और बकरवाल लोगों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बताते हुए चलें कि पिछले दिनों ही गुलाम अली खटाना, जो कि गुर्जर और बकरवाल समुदाय से आते हैं, उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। तो कहीं ना कहीं इस ऐलान के बाद मरकजी केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, तो खुशी देखी जा रही होगी। और हो सकता है कि गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग इस ऐलान के बाद, गुलाम अली खटाना को नामित किए जाने के बाद शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं, यानी धन्यवाद भी केंद्रीय मंत्री का किया जा सकता है उनकी तरफ से। फिर उसके बाद वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का भी रुख करेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद माता रानी से लेंगे। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो राजौरी में एक जनसभा से संबोधन होने वाला है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, जो कि हैं महामिशन कहा जा सकता है इसे, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो जम्मू में गुर्जरों को एसटी का दर्जा दिया गया है इससे पहले, लेकिन गरीब गुर्जरों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मजदूर यूनियन मेढर के अध्यक्ष चौधरी मजीद का कहना है कि अब पहाड़ी समुदाय भी एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सरकार को एसटी का दर्जा ग्रॉस लेवल पर लाना चाहिए, जिससे सभी गरीबों को फायदा हो। में ये आया कि जिस बेस पे एसटी स्टेटस गुजरों को मिला था, उन गरीब गुजरों को आज तक एसटी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एसटी का फ़ायदा हुआ भी तो बड़े गुजरों को हुआ, कोठी कार वालों को हुआ और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोगों को हुआ। और आज मैं इसमें ये कहूँगा कि ये जो एसटी स्टेटस है, इसमें पहाड़ी कहते हैं हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, गुजर कहते हैं हमारा छीना जा रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि हमें भी दिया जाए, हम सभी पहाड़ में रहते हैं। और इस मसला में मैं समझता हूँ कि आज की सरकार जो है वो अक्लमंद है। अगर अपने आप को अक्लमंद साबित करना चाहती है और उसको ये करना चाहिए कि ये एसटी स्टेटस जो है ये सारा बराबर करना चाहिए, और एसटी स्टेटस जो है ये ग्रास रूट पर लाना चाहिए। और जिस घर में 2 उसको एसटी का फ़ायदा ना हो, और जिस घर में पहाड़ी के घर में 2 एसटी मुलाजिम है वो फ़ायदा भी ना हो, और इसको ग्रास रूट पे लाया जाए, जिसमें कि गरीब हिंदू को फ़ायदा हो, गरीब पहाड़ी को फ़ायदा हो, गरीब गुजर को फ़ायदा हो। विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कई एक्सपेक्टेशंस हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दौरा किस तरह का रहने वाला है, साथ ही तैयारियां कैसी जारी हैं, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रुख कर लेते हैं जम्मू का, क्योंकि अमित शाह के जम्मू से इस दौरे की शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय दौरा होने वाला है। सबसे पहले की कैसी हाईटेक तैयारियां की जा रही हैं जम्मू दौरे को लेकर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हवाले से। देखिए सना, तैयारियां जो है बहुत दिनों से लगातार चल रही थी, और क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जब होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह 5 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे, सीधा राजभवन जाएंगे, कुछ डेलीगेशन से बात करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो गुजर्स हैं वो उनसे मिलेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि राज्यसभा में जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है। इसी तरह राजपूत सभा की एक डेलीगेशन मिलने वाली है, उनसे शाम को जब वो पहुंचेंगे वो शुक्रिया करेंगे
हरि सिंह की जो छुट्टी है उसको घोषित किया गया। बीजेपी के जो कोर कमेटी के कुछ लीडर हैं उनसे आज मुलाकात करेंगे, कल वैष्णो देवी जाएंगे, फिर राजौरी में रैली करेंगे, उसके बाद फिर वापस जम्मू वहां पे कुछ इनॉग्रेशन करेंगे, रघुनाथ मंदिर जाएंगे। बीजेपी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसकी वो चेयर करेंगे और फिर कश्मीर चले जाएंगे कल शाम को। तो जो प्रिपरेशन हैं, तैयारियां हैं, जोरों से है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बीजेपी के वर्कर की तरफ से, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो सबसे ज्यादा पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों में है, क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो है वो एसटी की डिमांड कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कल अमित शाह हो सकता है कि जो राजौरी में जो रैली करेंगे उसमें कम्युनिटी से ताल्लुक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी का ही क्यों रुख वो कर रहे हैं, यानी राजौरी को ही क्यों चूज किया जनसभा के लिए? इस जवाब के साथ ये भी बताइएगा समीर। देखिए, ये एक सियासी मकसद है इसमें। देखिए, बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि जो गुजर्स हैं, पहाड़ीज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, जो पसमानदा तबके हैं मुस्लिम्स में, उनको वो साधने की कोशिश कर रही है और ये लगातार बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी जो गुजर्स हैं, पहाड़ी हैं और शेड्यूल कास्ट ताल्लुक रखने वाले जो पसमानदा लोग हैं, उनको साधने की ये कोशिश है। और राजौरी की अगर हम बात करें, राजौरी पूंछ बेल्ट में बहुत सारे गुजर्स रहते हैं, बहुत सारे पहाड़ीज रहते हैं, तो कोशिश है। देखिए, अभी बीजेपी ने कोशिश की है कि गुजर्स को खुश करने के लिए, उनको पहले एसटी का दर्जा है, लेकिन उनको खुश करने के लिए उनको राज्यसभा में एक मेंबर उनका खटाना के रूप में उनको नामजद किया है। अब जो एसटीज हैं उनको साधने की कोशिश है और ऐसी चर्चाएं हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि उस पर कोई भी ऑफिशियली कोई बात नहीं कर रहा कि अमित शाह क्या बोलेंगे यहाँ रैली में या वो, लेकिन हो सकता है कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं उस पहले जो पहाड़ीज हैं उनके लिए कोई बड़ा तोहफा आएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो गुजर्स हैं और जो पहाड़ीज हैं उनमें थोड़ी बहुत आपस में जो ये हो रहा है कि अगर गुजर ये बोलते हैं कि अगर एसटी का दर्जा उनको दिया गया तो हो सकता है जो हमें रिजर्वेशन, जो 18% रिजर्वेशन मिलता है उसमें कमी की जाएगी। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है और कोशिश रहेगी जो अमित शाह या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की, कि इस तरह का फार्मूला यहाँ पे हो कि जो गुजर्स हैं वो भी खुश रहे और पहाड़ी भी खुश रहे। देखिए, बीजेपी का जो हलफ है वो है, उसका टारगेट है 50+, तो वो कोशिश कर रही है कि कश्मीर वैली में भी सेंध लगाने की, जहां जहां पे ये गुजर्स और पहाड़ी अच्छी तादाद में जम्मू डिवीजन में, खासकर चुनाव जिस पीर पंजाल एरिया में जहां ये ज्यादातर रहते हैं, तो उनको साधने की कोशिश है ताकि वो अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स आगे ले। लेकिन एक चीज है, जो राजौरी में उन्होंने आज रैली की है, तो उससे बीजेपी एक ये कोशिश कर रही है दिखाने की हम सिर्फ जम्मू सेंट्रिक की नहीं बात कर रहे हैं, हम जम्मू में ही सिर्फ रैलीज नहीं करेंगे, हम वहां भी जाएंगे जहां जहां पे पहाड़ी लोग रहते हैं, जहां गुजर्स रहते हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं। तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। देखिए, अमित शाह बारामूला में जा रहे हैं, बारामूला में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अभी तक नहीं हुई है, खास जब भी रैलीज बड़ी थी ये वो तो श्रीनगर स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है सिटी से बाहर निकलने की, गांवों में जाने की और मैसेज एक डिलीवर करने की कि हम सभी का सोचते हैं, सभी कास्ट का सोचते हैं, सभी लोगों का सोचते हैं, उसमें न अमीर है, न गरीब है, न गांव का, न सिटी का, हमारे लिए सब बराबर है। तो एक मैसेजिंग है, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, सियासी मैसेजिंग कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से दिखाने की। और खासकर जो मुस्लिम बेल्ट्स में, जो मुस्लिम समाज के लोगों में जो एक पहले से बीजेपी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं था कुछ वजहों से, लेकिन अब बीजेपी ये तासुब उनको भी आकर्षित करने की उसमें कोशिश के तौर पर इस दौरे को देखा जा सकता है। अभी जाने वाले हैं, जब 5 तारीख को 5 बजे आज शाम जम्मू में पहुंचेंगे। आपने कहा कि ऑफिशियल्स के साथ वो पहले मीटिंग करेंगे, फिर गुज्जर बकरवालों के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं, साथ ही साथ राजपूत सभा के प्रतिनिधियों के साथ भी ये मीटिंग होने वाली है। ये तो तय है समीर भट्ट की 2022 में जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव संभव नहीं है, लेकिन इस पेशरफ्त को हालिया जो भारतीय जनता पार्टी की ये केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो उनकी तरफ से जो रन लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उससे क्या ये माना नहीं जाए कि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने से पहले तमाम तबकों को समझने की कोशिश है? जो सियासी माहिरीन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका क्या कहना है इस दौरे को लेकर? देखिए, दो चीजें इसमें देखना पड़ेगा सना। इलेक्शंस होंगे, अब ये इलेक्शन कब होंगे? 24 में होंगे, 23 में होंगे, 22 में तो सवाल ही नहीं है। 23 में भी हो सकते हैं, 24 में भी हो सकते हैं।
असेंबली इलेक्शंस कब होंगे इस पर ज्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी से ही एक हम कह सकते हैं हल्ला बोल हो गया है। उनकी तरफ से एक लड़ाई जो है, उनका 50+ का जो आंकड़ा है वो जो कह रहे हैं, उसके लिए उनकी तरफ से लामबंदी शुरू हो गई है। वो पहले से अब देखिए, बीजेपी का यही फर्क है, बीजेपी बहुत आगे सोचती है, बाकी पार्टियां उठती है जागती है, लेकिन बीजेपी का यह है, जब भी वो इलेक्शन मशीनरी, उनका मैनेजमेंट मशीनरी इतनी तेज है, उनका जो इलेक्शन लड़ने का जो अंदाज है वो इतना एग्रेसिव है, इतना तूफानी होता है कि बाकी पार्टियां उसमें बह जाती हैं। यही हाल जम्मू कश्मीर में है, तूफानी दौरे हो रहे हैं। देखिए तरुण चूग जो है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज जम्मू कश्मीर, वो लगातार डेरा लगाए हुए हैं जी जम्मू कश्मीर में। कश्मीर वैली में उनके सारे टॉप लीडर्स जा रहे हैं, अशोक कोल से लेकर सुनील शर्मा से लेकर बाकी लोग, जगह जगह पे उनके रैलीज हो रही हैं। पुलवामा, जहां पे मिलिटेंसी बहुत पीक पे होती थी, आज भी मिलिटेंसी है वहां पे। शुपियां में देखिए, कुपवारा, कोई जगह नहीं छोड़ रहे। और अगर तक नेशनल लीडरशिप का सवाल है, अमित शाह यहां आ रहे हैं, उसके बाद लगातार अब दूसरा चरण आ रहा है, नवंबर में चौथा चरण आ रहा है बैक टू विलेज का, उसमें सारे मिनिस्टर्स जो हैं, सारे केंद्रीय मंत्री फिर दोबारा यहां पे आ रहे हैं, जगह जगह वो जाएंगे, कश्मीर वैली में भी। लेकिन अब तक जो दौरे होते रहे जम्मू कश्मीर के, चाहे वो संगठनात्मक तरीके से हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हो, उस वक्त तक एक नई पार्टी ने जन्म नहीं लिया था। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अब मैदान में है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें हरी झंडी भी नहीं को लेकर, लेकिन फिर भी जो ऐलान गुलाम नबी आजाद ने किया, उस नाम से हम उसको पुकारते हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अब मैदान में है। तो क्या ये माना जाए तो जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, तो ये तो साथ में है ही है, लेकिन जो तूफानी पारी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा, खेलती है, उसके बराबर ही गुलाम नबी आजाद खेलेंगे, या फिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है पीर पंचाल रेंज में? जिधर निशाना जम्मू कश्मीर में भाजपा का है, उधर ही निशाना तो गुलाम नबी आजाद का भी है। देखिए, नहीं, उसमें देखिए, ये जो गुलाम नबी आज़ाद है, नई पार्टी बना रहे हैं, उनके पास उतनी मशीनरी नहीं है, उतने लोग नहीं है, लीडर तो बहुत है, लेकिन उनको आउटरीच करना है, लोगों के पास जाना है। इस पार्टी को अभी तैयार हुए या बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और ये है कि उसको अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी मजबूती दिखाने के लिए, ग्राउंड में मजबूत करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बीजेपी को पता है कि अगर कल, देखिए इसमें दो चीजें हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी आएगी, वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो वहां पहुंचाएगी जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कश्मीर वैली में, यहाँ खासकर यहाँ पीर पंचाल और चिनाब वैली में, जहां कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा है। तो गुलाम नबी आजाद चोट पहुंचाएंगे इन पार्टियों को, इनके वोट बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। देखिए, आपको देखना पड़ेगा, जो गुलाम नबी आजाद का जो मेन जो स्ट्रांग होल्ड है वो चिनाब वैली है। चिनाब वैली में बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई अभी तक। हालांकि कुछ सीटें उन्होंने 2014 में ली, 19 में जो इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन ज्यादातर दबदबा वहां कांग्रेस का रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। पीर पंचाल में भी यही हाल है, राजौरी पूंछ बेल्ट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहा है। गुलाम नबी आजाद का इन्हीं जगहों पे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, और कल इलेक्शंस होते हैं तो वो वोट काटेंगे, कॉन्फ्रेंस के वोट कटेंगे, पीडीपी के वोट कटेंगे, कांग्रेस के। उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। कश्मीर वैली में गुलाम नबी आजाद के लिए इतनी जगह नहीं है अभी। गुलाम नबी आजाद को वहां पे बीजेपी का बी टीम माना जाता है, तस्वर किया जाता है, तो वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड अप हुआ है। तो नुकसान फायदे की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव मोड में है, वो बाकी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा नेता जम्मू कश्मीर, जो कि हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब दौरे पर जा रहे हैं, तो जम्मू में क्या आप देख पा रहे हैं? जो मेन रोड हैं, क्या ट्रैफिक एडवाइजरी जा रही है? अगर वेन्यू की बात करें तो बताइएगा कि गुर्जर और बकरवालों से वो कहां मिलने वाले हैं, इस ताल्लुक से कोई जानकारी दी गई या नहीं दी गई? राजौरी में जो जनसभा होगी उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, इसकी जानकारी? देखिए, मैं सना आपको बता दूं, मैं राजौरी अभी हम जा रहे हैं और कुछ देर के बाद हम राजौरी भी पहुंचेंगे, वेन्यू स्थल पे भी। जहां तक जम्मू की बात कर रहे हैं, तो जम्मू में उनका राजभवन में प्रोग्राम है आज मिलने का, इन डेलीगेशन से और बीजेपी के कई लीडरान से भी वो मिलेंगे। जो सिक्योरिटी है वो तो बढ़ा दी गई है। आपको पता है, उधमपुर बम केस में जिस तरह से डिस्क्लोजर हुए हैं, जिस तरह से
रजिस्टर्ड मिलिटेंट है, जिसने उसने कहा कि वीआईपीज को निशाना बनाने की कोशिश थी, तो उसके बाद तो और ज्यादा सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, विजिल बढ़ा दिया गया है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, और खासकर जो वेन्यू स्थल है, चाहे यहाँ राजौरी में है या बारामूला में, सिक्योरिटी को चप्पे चप्पे पे बीफ अप कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर वीआईपी आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह, तो सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त वो पूरा, सिक्योरिटी जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं वो भी अपनी जगह रखी गई है। जब वो उनका आगमन होगा तो वहाँ उस टाइम ट्रैफिक नहीं चलेगा, जहां जहां पे रूट होगा, तो ये अपनी जगह है। लेकिन जो बंदोबस्त है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है अपनी तरफ है और राजनीतिक फायदे के हवाले से राय अपनी तरफ है। बहुत शुक्रिया राजौरी, आप पहुंची। राजौरी से हम जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात जानकारी देने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे समीर। आगे बढ़ लेते हैं और बात नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का आज 8वां महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। मां की भक्ति से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देश भर के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ देश भर के मंदिर मां के जयकारों से गूंज उठे हैं। सज गया है मां का दरबार। हमारे साथ बिंदिया हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं कटरा से, उनका रुख कर लेते हैं। बिंदिया, आज की तस्वीरें कैसी देख पा रही हैं? और अगर बात भक्तों की करें तो आज अष्टमी है, सिर्फ एक दिन ही बचा है माता के दर्शन नवरात्र के पूरे होने में। आज का हाल जी देखिए सना, आज अष्टमी है और अष्टम नवरात्र को काफी ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि अष्टमी के दिन कहा जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं जो हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। और आज ऐसी ही कई मनोकामनाएं लेकर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कितने श्रद्धालु आज यहाँ फिर उमड़ पड़े हैं। अभी तक अगर आपको बताएं सना, तो सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक के लिए 10,000 से ज्यादा यात्री जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो हर दिन का अगर हम आंकड़ा हिसाब लेकर के चले तो श्रद्धालु लगभग 50,000 करीब श्रद्धालु हैं हमारे यहाँ से। नवरात्र के हर दिन यहाँ से अपनी अर्चना करके निकलते हैं, माँ के दर्शन करके निकलते हैं। और आज की अगर खास तौर पर बात करें तो मैं आशु से गुजारिश करूंगी कि आपको आज के दर्शनी द्वार का जो नजारा है वो जरूर दिखाएं। आज भव्यता से सजाया गया है ये दर्शनी द्वार, फिर एक बार नवीन फूलों के साथ, नए फूलों की खुशबू के साथ इसे सजाया गया है। पुराने फूल जो हैं वो बदल दिए गए हैं और अष्टम और नवम नवरात्र जो है उनकी मान्यता बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर एक बार सजावट की गई है। फिर खूबसूरती से फूलों के साथ इस दर्शनी द्वार के साथ साथ माँ के द्वार को भी दर्शाया गया है और सजाया गया है। श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पंक्ति को रोकना उसकी अनुमति नहीं है। कहाँ से आए हैं सर? जी, हम अंबाला जिले से आए हैं, हरियाणा के, और बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं। माता जी के दर्शन करने के लिए पहली बार आए हैं और दिल में इतना मतलब फील हो रहा है कि साक्षात माता की गोद में आ गए हों। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी तरह की कोई आपको मुश्किल तो नहीं? किसी भी तरह का कोई मतलब रास्ते में हमें कठिनाई नहीं हुई। बड़े अच्छे तरीके से माता की भेंटें गाते हुए बड़े अच्छे तरीके से आए हैं। माता रानी ने बहुत अच्छी तरह से सुनी है। क्या मनोकामना लेकर आए हैं सर? मनोकामना ये लेके आए कि माता रानी से काफी मनोकामना लेके आए कि सब पूर्ण कर दे। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? मैं पहली बार ही आया हूँ जी। मैं यूपी से आया हूँ, सहारनपुर से जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के दरबार जा रहे हैं, आज अष्टमी है, तो कोई खासी मनोकामना मन में लेकर जा रहे हैं? जी, मैं मनोकामना लेके आया हूँ कि माता रानी मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे तो मैं दोबारा फिर आऊँ। देखिए सना, मनोकामनाएं यदि पूर्ण होती हैं तो उसके बाद भी माँ का दामन छोड़ा नहीं जाता और श्रद्धालु फिर उमड़ पड़ते हैं माँ के इस दरबार में दर्शन करने के लिए। जी
बिल्कुल, चूंकि आज अष्टमी है और अष्टमी का अपने आप में एक मुख्य इसको माना जाता है, अहम माना जाता है, जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा। क्या ये माने कि अष्टमी और नवमी में पिछले 7 दिनों में जो श्रद्धालुओं की संख्या थी उससे कहीं ज्यादा होने वाली है? और अगर वीआईपी की बात करें, वीआईपी मूवमेंट की बात करें, तो क्योंकि अमित शाह भी आने वाले हैं, कल माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचेंगे और पूजा अर्चना वो करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? तो जब अमित शाह दरबार में होंगे तो क्या उस वक्त आम श्रद्धालु जाने की अनुमति होगी? जी देखिए, जब भी वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर भवन में होती है तो आपको बताएं सना कि यहाँ किसी भी तरह की जो हसल जिसको आप कहते हैं, हलचल किसी तरह की नीचे नहीं होती है, कटरा शहर में नहीं होती है, क्योंकि वीआईपीज जब भी आते हैं तो उनकी यात्रा हवाई तौर पर की जाती है और यहाँ की जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं उनसे ही उन्हें सीधा भवन के पास पहुंचाया जाता है और हेलीपैड से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भवन स्थित है और सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की जो आम लोगों की, आम श्रद्धालुओं की यात्रा है उसे बाकी जो आप कहें कि नीचे कटरा से शुरू हुई यात्रा जो भवन के दर्शनी द्वार तक पहुंचती है उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता। हाँ, विशेष पूजा आराधना वीवीआईपी के आने पर जरूर होती है, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उस प्रकार से विशेष आरती का प्रबंध जरूर किया जाता है और कोशिश यही रहेगी यहाँ श्राइन बोर्ड की भी और यहाँ जो हमारे पुजारी संघ ऊपर काम कर रहे हैं उनके भी कि जब अमित शाह जी यहाँ आए तो अगर वो सुबह के समय में आते हैं या वो शाम के समय में आते हैं तो दोनों ही वक्त की जो आरती का समय है उस समय पे वो वहाँ मौजूद रहे, तो उस समय है आम श्रद्धालुओं के लिए यात्रा जरूर रोकी जाएगी। लेकिन भवन के पास ही, भवन के नीचे ही एक विश्राम गृह और एक छोटा अहाता बना हुआ है जिस अहाते में श्रद्धालुओं को रोका जाता है जब तक एक आरती का प्रथम बैच जो है वो ऊपर के भवन के सामने बैठता है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी, व्यवस्था में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। हाँ, भवन में अगर वीवीआईपी किसी भी तरह के रहते हैं तो उस समय तक के लिए भवन का जो अहाता है, भवन के बाहर का जो अहाता है, वहां पर आम श्रद्धालुओं की जाने पर रोक जरूर होगी। जी सना, क्योंकि 2 दिन ही है श्रद्धालुओं के पास, आज अष्टमी का और इन 2 दिनों में जो श्रद्धालु श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करना चाहते हैं माता के चरणों में, अगर वो आना चाहते हैं आसपास के लोग, तो आप बताइएगा कि शुरुआत उन्हें कहां से करनी होती है, पंजीकरण कैसे करना होता है, फिर माता के दरबार तक की दूरी कितनी होती है? मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप दोहराएं श्रोताओं के लिए। देखिए सना, जहां तक श्रद्धालुओं की बात है तो ये जो लंबी कतार आप देख रही होंगी, मैं जरूर आशु से बताऊंगी कि आशु आप इनको जरूर दिखाइए दर्शकों को कि किस प्रकार से महिलाओं को अलग पंक्ति से भेजा जाता है और किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, झंडे लेकर के आते हैं, नंगे पैर पैदल यात्रा करके आते हैं। तो आप जब कटरा पहुंचते हैं तो कटरा के मेन बाजार में फवारा चौक के पास पहला पंजीकरण काउंटर जो है वहां पर आता है और उस पंजीकरण केंद्र के अंदर लगभग 10 काउंटर्स बनाए गए हैं जहां से आपको अपना RFID कार्ड जो है वो लेना होगा और इसी RFID कार्ड के माध्यम से आपको वैष्णो देवी दरबार तक जा रहे तीनों ट्रैक्स के ऊपर ट्रैक किया जाएगा। आपकी लोकेशन जो है वो श्राइन बोर्ड के पास रहेगी, सुरक्षा कर्मियों के पास रहेगी, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में आप सब तक आराम से पहुंचा जा सके। अगर भवन की दूरी की बात करें तो कटरा शहर से लेकर माता का जो मेन भवन है, जो दरबार जिसे हम कहते हैं, माँ के दरबार तक की दूरी जो है लगभग 14 किलोमीटर की है और ये 14 किलोमीटर का फासला जो है ये यात्री 3 ट्रैक्स के माध्यम से करते हैं। 3 ट्रैक्स उपलब्ध हैं जिसमें एक मेन ट्रैक है और मेन ट्रैक से घोड़े, पालकी और उसके साथ साथ छोटे बच्चों के लिए कैरियज भी जो है वो भी ली जाती है। अब जो 2 ट्रैक है उसके लिए मैं करणदीप से गुजारिश करूंगी कि वो आपको बताएं कि जो बाकी के 2 ट्रैक हैं उस पर किस तरह की व्यवस्था रहती है। जरूर मैं बताना चाहूंगी सना कि जितने भी ट्रैक्स हैं उन पर हमारे हर किसी ट्रैक पर छोटी छोटी डिस्पेंसरी से लेकर स्वास्थ्य से लेकर खान पान तक की सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो इन तीनों ट्रैक्स पर हैं और शौचालय जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है
हर ट्रैक पर जगह जगह पर हर फिस्किंग पॉइंट के नजदीक और रास्ते में भी शौचालय जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर बखूबी दी गई हैं। करणदीप 3 ट्रैक्स हैं और 3 ट्रैक्स में से जो 2 ट्रैक्स हैं नए ट्रैक, इनमें से एक नया ट्रैक भी है, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नेटवर्क के साथ हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं को मैं बताना चाहता हूं कि श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड द्वारा जो ट्रैक बनाए गए हैं, तीनों ट्रैक जो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था तक जो है वो ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ताराकोट ट्रैक एक डिफरेंट ट्रैक है और ताराकोट ट्रैक की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। वो जो आपको सामने त्रिकुटा पर्वतों के बीच ये जो इमारतें दिख रही हैं या शेड दिख रहे हैं, इन यहाँ पर एक ये अलग से इस ट्रैक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर घोड़ों का चलना जो है वो प्रतिबंधित है। यहाँ पर सिर्फ जो श्रद्धालु चल सकते हैं, वॉकर का इस्तेमाल हो सकता है और जो मटेरियल गाड़ियां होती हैं, जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, वे जो वहां पर जो इमारत भवन में तैयार हो रही है स्काईवॉक, तो उसके लिए जो मटेरियल जा रहा है, लोड कैरियर्स जो गाड़ी है वो वहीं से चलती है। अगर कोई ज्यादा वीआईपीज को अगर जाना होता है, जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर के अगर कोई वीआईपीज जो ऊपर जाते हैं भवन तक, तो वह अपने वाहनों को इस्तेमाल करके जो है वो अर्धकुंवारी तक पहुंचते हैं। उसके बाद बैटरी कार का इस्तेमाल किया जाता है। और फिलहाल नवरात्रों के दौरान मौसम ने बड़ा साथ दिया है और श्रद्धालु जो है ये वो काफी अच्छी बात रही है, राहत भरी बात रही है। करण और बिंदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण और बिंदिया, आप रोजाना घर पर बैठे दर्शकों को माता के भवन की तस्वीरें दिखाते, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये पल महसूस किया क्या भवन पहुंचकर माता रानी के चरणों में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित किए? नवरात्र भी आप लोग रख रहे हैं, कैसा महसूस हुआ?